फ्रेंड्स, इल्यूमिनेशन एंडिंग पर था। प्रदीप्ति, इसके बाद पावर सिस्टम स्टार्ट करेंगे प्रदीप्ति के बाद में। ये लास्ट है आज। और एक सभी ब्रांच वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान दें, क्लास से संबंधित जो भी जानकारी है आप इस नंबर पे फोन करेंगे, मेरे को फोन नहीं करेंगे। अगर आपको डाउट्स है तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं, वो भी क्लास से अगर बहुत जरूरी डाउट्स है तो क्लास में फोन करेंगे, अन्यथा क्लास के बाद फोन करेंगे आप लोग। क्लास चली नहीं चली, यूडीपी कौन सी है, वो इस नंबर पर पूछेंगे आप लोग आज के बाद फोन करके, मेरे से नहीं पूछेंगे बिल्कुल भी। इल्यूमिनेशन के अंदर लास्ट चले थे अपने पास में मरकरी वेपर लैंप, यही पढ़े थे अपनों ने। मरकरी वेपर लैंप में मैंने आपको दो बता दिए थे, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर को डिटेलली पढ़ दिया था अपनों ने। हाई प्रेशर कितने टाइप के बताए थे मैंने, तीन प्रकार के बताए थे। एक तो मरकरी आर्गन लैंप था, दूसरा मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप था, और तीसरा कौन सा था, मरकरी वेपर लैंप। ये अपने पास मरकरी वेपर लैंप यानी कि इनके अंदर जो मरकरी गैस होती है वो उच्च दाब पर भरी जाती है। किस पर भरी जाती है, उच्च दाब पर, ठीक है। फिर अपनों ने कल पढ़ा था जो अपने पास लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होते हैं, ये तो कौन से हो गए अपने पास में, हाई प्रेशर, और ये कौन से होते हैं, लो प्रेशर। और लो प्रेशर में मैंने आपको बताया था फ्लोरोसेंट, क्या बताया था, फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप वो होते हैं जो विद्युत धारा के प्रभाव से पराबैंगनिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कौन सा प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और ये पराबैंगनी जो प्रकाश है इसको दृश्य प्रकाश में बदलने के लिए इन पर एक पदार्थ की कोटिंग की जाती है जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट पदार्थ। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, फ्लोरोसेंट लैंप पड़ गया, ठीक है। जैसे कि आपके घरों में यूज होने वाली ट्यूबलाइट है, वो फ्लोरोसेंट लैंप का उदाहरण होती है। ट्यूबलाइट के अंदर व्हाइट कलर की कोटिंग करी होती है जिससे वो आपको व्हाइट कलर का पदार्थ यानी व्हाइट कलर का प्रकाश देती है। अगर और कोई पदार्थ की कोटिंग करेंगे तो उसका प्रकाश की जो रंग है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिपेंड करता है किस पर, फ्लोरोसेंट पदार्थ पर, उसका कलर डिपेंड करता है, ठीक है। कलर वाली मैं आपको टेबल बनवा दूंगा कौन सी है। इनके अंदर तीन चीजें पड़ी थी अपनों ने। पहले चौंक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चौंक। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लास्ट। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लास्ट। चौंक को ही ब्लास्ट बोलते हैं। और कल इसके बारे में बता दिया था मैंने, आपको बता दिया था ना कल। चौंक का जो काम होता है वो होता है स्टार्टिंग के अंदर हाई वोल्टेज, स्टार्टिंग के अंदर हाई वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न करना। किसके लिए, ट्यूबलाइट के लिए। घरों में ट्यूबलाइट होती है ना, जो इस प्रकार की संरचना होती है ट्यूबलाइट के अंदर, आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर होती है। जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं इस प्रकार से, कैथोड बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, कैथोड। कैथोड इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं या होल्स का उत्सर्जन करते हैं, पहले तो ये बताओ मुझे। सेल बैटरी देखी आपने, दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है और दूसरा माइनस टर्मिनल होता है। सेल के कौन से टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कौन से टर्मिनल से होल्स निकलते हैं। इस टर्मिनल से मैंने आपको बताया था कि कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस आवेश। यानी एनोड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, इसलिए उन पर कौन सा आवेश रहता है, प्लस आवेश। कैथोड जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर क्या करते हैं, या ऐसे बोल दें कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाते हैं। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। इसलिए उन पर कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज। जिस पर माइनस चार्ज रहता है उस पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या रहती है, अधिकता। यही तो बोलता हूं मैं। और जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है वो कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। ये चीज यहां पर है। कैथोड अपनों ने इसलिए यूज किए क्योंकि इसके अंदर यहां पर गैस भरी जाएगी। क्या भरी जाएगी, गैस। और वो भी कौन सी गैस भरी जाएगी, मरकरी गैस, ठीक है। या फिर मरकरी आर्गन भी भर सकते हो आप लोग, वो अलग अलग रंग प्राप्त करने के लिए, ठीक है। मरक्यूरिक सिलिकेट, मरक्यूरिक टंगस्टेट, वो अलग अलग रंग प्रकार करने के लिए होती है, ठीक है। जहां से जब आप इसको सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, क्योंकि कैथोड जब गर्म होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलकर किसके साथ सीधा टकराव करेंगे, गैसों के साथ में, ठीक है। जब गैसों के साथ इनका टकराव शुरू होगा तो आपके सामने कौन सा प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, पैराबैंगनिक प्रकाश या इंफ्रारेड
लाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड लाइट। ये इंफ्रारेड लाइट जो है ना, ये ऐसी होती है जो अपने को दिखाई नहीं देती। आपने कभी देखा होगा कि ट्यूबलाइट की ये वाला भाग लाल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है ना, ठीक है, पर अपने को प्रकाश नहीं दिखाई देता, ठीक है। उस टाइम क्या करते हैं, इस पैराबैंगनिक पदार्थ को दृश्य प्रकाश में बदलने के लिए इन भागों पर क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। तो है कि नहीं अपने पर घरों में ये व्हाइट कलर की कोटिंग होती है, इसमें होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर की कोटिंग होती है, इसलिए यहां पर ये अपने को कैसा प्रकाश मिल जाता है, दूध या सफेद प्रकाश मिल जाता है। मिलता है नहीं मिलता? उसका कारण क्या होता है, फ्लोरोसेंट पदार्थ होता है, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुए, इनका कारण कौन हो गया, हाई वोल्टेज का विभवांतर। और हाई वोल्टेज का विभवांतर दिया किसने, चौंक ने, ठीक है। इसलिए चौंक में हाई वोल्टेज का विभवांतर देने के लिए यूज किया जाता है, किसके अंदर, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर। रेटिंग किसमें ली जाती है इस ट्यूब की, मैंने कल बताई थी आपको। रेटिंग किसमें लेंगे इसकी, वाट के अंदर, ठीक है। और ये पावर फैक्टर को क्या कर देता है, पश्चगामी, क्योंकि इंडक्टर है। चौंक क्या होता है, इंडक्टरी तो होता है, और पावर फैक्टर को क्या कर देता है, ये पश्चगामी कर देता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो युक्ति बताई थी वो था स्टार्टर। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्टर। देखा, छोटा सा ट्यूबलाइट के अंदर लगा होता है। इसको और क्या बोलते हैं, फ्लैशर। क्या बोलते हैं, फ्लैशर। कल बताया था ना मैंने, स्टार्टर भी बोलते हैं इसको, फ्लैशर भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो वोल्टेज है उसके अंदर स्पंद बनाना। क्या बनाना, स्पंद बनाना। स्पंद समझते हो, पल्स बनाना, ऐसे रोकना स्पले को, फिर जाने देना, फिर रोकना, फिर जाने देना, फिर रोकना, फिर जाने देना। इसके लिए यानी ये कह सकते हैं अपने, ये एज ए स्विच व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, स्विच की तरह व्यवहार करता है। स्विच का काम पता है सभी को क्या होता है, परिपथ को बार बार ऑन करना, ऑफ करना, ऑन करना, ऑफ करना। परिपथ को तोड़ने के लिए किस युक्ति का यूज किया जाता है, स्विच का यूज किया जाता है, ठीक है। ये स्विच है, बट ये स्विच जो है, ये वो स्विच नहीं है जिसको आप बंद करोगे। ये वो स्विच नहीं है जिसको आप बंद करोगे। ये एक प्रकार से ऐसे बोल दो थर्मल स्विच है। कैसा स्विच है, थर्मल स्विच। थर्मल स्विच देखें आपने, आपके घरों के अंदर विद्युत आयरन है, प्रेस है जो है आपके घर में, है कि नहीं है। आपने देखा होगा वो प्रेस ज्यादा गर्म होती है तो अपने आप ही क्या हो जाती है, बंद हो जाती है ना। उसके अंदर लगा होता है थर्मोस्टेट। क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट। बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है उसके अंदर, द्विधात्विक पत्ती। जब वो पत्ती ठंडी होती है तो जुड़ी रहती है, तो प्रेस चलती रहती है, चलती रहती है। जैसे ही उसका टेम्परेचर उसकी रेंज से ज्यादा जाएगा, उस पत्ती में विकार आ जाएगा, और विकार आते ही वो मुड़ जाती है। मुड़ते ही अपने कांटेक्ट क्या कर लेगी, तोड़ लेगी। तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, ठंडा। जब ठंडा हो जाएगा ये पत्ती वापस सीधी होकर कांटेक्ट बना लेगी, फिर गर्म होकर तोड़ देगी, फिर ठंडी। वही काम इसका है। स्टार्टर जो होता है 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में 25 से 30 बार स्विच को क्या करवाता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करवाता है। कितनी बार, 25 से 30 बार। और वही सेम चीज होती है इसके अंदर, 2 द्विधात्विक पत्तियां होंगी, ठीक है। जब ये गर्म हो जाएगा तो पत्तियां कनेक्शन तोड़ देगी, ठंडा हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगी, फिर तोड़ देगी, फिर जुड़ जाएगी, फिर तोड़ देगी, फिर जुड़ जाएगी। ये कंडीशन 1 मिनट में कितनी बार हो जाती है, 25 से 30 बार। पहला काम इसका क्या हो गया, वोल्टेज में स्पंद उत्पन्न करना। काम क्या हो गया, वोल्टेज में स्पंद उत्पन्न करना, ठीक है। फिर इसके पावर फैक्टर को बनाए रखने के लिए इसी के पैरेलल में एक क्या लगाया जाता है, कैपेसिटर लगाया जाता है। छोटा सा कैपेसिटर लगाया जाता है, पेपर कैपेसिटर, ताकि इसके पावर फैक्टर को बनाए रखे, ठीक है। फिर तीसरी चीज आती है फ्लोरोसेंट ट्यूब। कल इसके बारे में बताया था। और फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है, ट्यूबलाइट बोलते हैं इसको। ट्यूब जो होती है इसकी रेटिंग किस में आती है, रेटिंग तो आती है किसके अंदर, वाट के अंदर। और मिनिमम कितने वाट की आती है ये, 20 वाट की। और ज्यादा से ज्यादा कितने वाट की, 40 वाट की। मार्केट में ये 20 वाट या 40 वाट की आती है। इसके अलावा अगर इनकी सेंटीमीटर में बात करें तो कितने सेंटीमीटर तक आती है ये, 120 सेंटीमीटर तक, 120 सेंटीमीटर तक आती है, ठीक है। 4 फुट तक भी बोल देते हैं इसको, है ना। तो 150 सेंटीमीटर भी हो गया। अगर इंच में पूछे या फीट में पूछे तो कम से कम कितने फीट की आती है, 2 फीट की। और मैक्सिमम कितने फीट की आती है, 4 फीट की। इससे बड़ी अब ये लगी हुई है आपके सामने, ये 4 फीट की है लगभग, 3.5-4 फीट की। इससे ज्यादा ट्यूबलाइट बड़ी नहीं आती। देखिएगा कभी आपने, अपने देखिए इतनी, मतलब इस बोर्ड जितनी लंबी ट्यूबलाइट नहीं होती, कहीं पे नहीं होती, इतनी लंबी ट्यूबलाइट नहीं होती। ट्यूबलाइट की ये रेटिंग होती है। अब यही चीज अपने को स्टार्टिंग से लिखनी थी, कल इनको समझा भी दिया था। हाँ वो मैं लिखवा देता हूँ, सारा नहीं बनवा देता हूँ। 7 कलर हैं वो, 7-8 कलर हैं, आते भी एग्जाम के अंदर। सबसे पहले लिखो आप, निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप। कल लिखाया तो नहीं था इनके बारे में, लिखा दिया था। निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप
लिखो इनमें निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप। इन लैंपों में मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा भी तो बोलते हैं। इन लैंपों में मरकरी गैस को, इन लैंपों में मरकरी गैस को निम्न दाब पर, मरकरी गैस को निम्न दाब पर, इन लैंपों में मरकरी गैस को निम्न दाब पर भरा जाता है, भरा जाता है। फिर नेक्स्ट लिखोगे ये लैंप गैस विसर्जन प्रभाव, ये लैंप गैस विसर्जन प्रभाव के सिद्धांत पर गैस विसर्जन प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। गैस विसर्जन प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विसर्जन मतलब समझ गए? इलेक्ट्रॉन विसर्जित होंगे, वो गैसों के अणुओं के साथ में क्या करेंगे? इलेक्ट्रो डिस्चार्जिंग प्रक्रिया करेंगे, और विसर्जन इसी को बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स गैसों के धनायनों के साथ टकराव करते हैं तो क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रकाश। इस प्रकाश को जो आपके पास में दृश्य प्रकाश है, इसमें बदलने के लिए क्या लगाया जाता है? रिफ्लेक्टर के रूप में कौन होते हैं? फ्लोरोसेंट पदार्थ होते हैं। वो मैं लिखवा देता हूं कौन कौन से होते हैं। उसके बाद लिखो ये लैंप प्रारंभ में, ये लैंप प्रारंभ में पराबैंगनिक प्रकाश, ये लैंप प्रारंभ में पराबैंगनिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, पराबैंगनिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे दृश्य प्रकाश में बदलने हेतु, जिसे दृश्य प्रकाश में बदलने हेतु फ्लोरोसेंट पदार्थ का लेपन, फ्लोरोसेंट पदार्थ का लेपन इस लैंप पर किया जाता है। इस लैंप पर किया जाता है। लिखो इन लैंपों में अवयव देखो, पहला अवयव लिख दो चौंक, चौंक, ब्लास्ट, चौंक या ब्लास्ट। पहला अवयव लिखोगे चौंक या ब्लास्ट। हाँ अवयव, अवयव मतलब जो अपने को जोड़ने हैं। पवन, पवन लखन सर से मेरा फोन ले गया ना। चौंक या ब्लास्ट लिखो इसमें। अच्छा इंडक्टर, इंडक्टरों के बारे में पता है सभी को? इंडक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रेरक। पता है क्या इनके बारे में सभी को? इंडक्टर क्या होता है? एक ऐसी युक्ति है जो किस सिद्धांत पर काम करती है? स्वतः प्रेरण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करती है? स्वतः प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। और क्या बनाता है? बैक ईएमएफ। क्या बनाता है? बैक ईएमएफ मतलब वोल्टेज बनाता है एक तरीके से ये। और इसका वोल्टेज जो है वो डिपेंड करती है किस पर? धारा परिवर्तन की दर पर। यानी ईएमएफ जो उत्पन्न होने वाला है वो निर्भर करता है धारा परिवर्तन की दर पे। यानी कि एसी पर ही काम करेगा, डीसी पर काम नहीं करेगा। ठीक है। ये जो बैक ईएमएफ है इसके दो काम होते हैं, मैंने बताया था आपको। बैक ईएमएफ का पहला काम तो होता है सप्लाई वोल्टेज का विरोध करना। किसका विरोध करना? सप्लाई वोल्टेज का। ठीक है। दूसरा काम होता है जो करंट होती है, धारा जो होती है उसका इनडायरेक्टली विरोध करना। इनडायरेक्टली मतलब ये कम तो किसको करता है? सप्लाई वोल्टेज को। और ओम के नियम से धारा अपने आप ही क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस चौक में अपने को बैक ईएमएफ को पहले काम में लेना है हाई वोल्टेज के विभवांतर के लिए, और बाद में काम लेना है इस धारा को रोकने के लिए। आता है ना, क्वेश्चन आता है कई बार कि जो ट्यूबलाइट्स में या जो फ्लोरोसेंट लैंप में चौक यूज किया जाता है उसका प्रारंभिक कार्य क्या होता है, या उसका कार्य क्या होता है। कई बार तो बोल देता है प्रारंभ में उच्च वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न करना। ठीक है। और कई बार क्या बोल देता है कि
रनिंग अवस्था में जो ट्यूबलाइट होती है उसकी धारा का नियंत्रण करना। समझ आ गई बात ये? ठीक है, ये चीज हो जाती है। ठीक है, और इंडक्टर जो होता है उसका पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। जब वो कौन सा हो अपने पास में? प्योर हो। जब वो कौन सा हो? प्योर। अगर शुद्ध इंडक्टर है तो पावर फैक्टर क्या होता है? शून्य। पर आपको पता है शुद्ध इंडक्टर तो नहीं होते ना। इंडक्टर के अंदर कुछ पार्ट किसका होता है? रेजिस्टेंस का, और कुछ पार्ट रेजिस्टेंस का, और कुछ पार्ट किसका होता है? इंडक्टर का। तो इसलिए उनका पावर फैक्टर कैसा होता है? पश्चगामी। कैसा होता है? पश्चगामी। ठीक है, यानी इंडक्टर किसी युक्ति में जुड़ता है तो पावर फैक्टर को गिरा देता है। पावर फैक्टर को क्या कर देता है? गिरा देता है। उसके बाद में इंडक्टर जो होते हैं वो टाइप मैंने बताए थे। पहला होता है वायु कोर। कौन सा होता है? वायु कोर, जिसको एयर कोर बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा था आयरन कोर, पढ़ा था ना, आयरन कोर। फिर आपने पढ़ा था फेराइट कोर। फेराइट कोर, आयरन कोर इंडक्टर यूज किए जाते हैं किनके अंदर? ट्यूबलाइट्स के अंदर यूज किए जाते हैं। फेराइट कोर इंडक्टर यूज किए जाते हैं रेडियो रिसीवर्स में। किस में यूज किए जाते हैं? रेडियो, यानी बहुत उच्च आवृत्ति के लिए, और ये भी उच्च आवृत्ति के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इंडक्टर आपको आता है अच्छी तरह से, तो इसमें लिखो पहले लिखो, चौक में लिखो, यह एक आयरन कोर, यह एक आयरन कोर इंडक्टर होता है। यह एक आयरन कोर इंडक्टर होता है। आयरन कोर इंडक्टर होता है जिसे फ्लोरोसेंट लैंपों में प्रारंभिक समय में उच्च विभवांतर हेतु उपयोग किया जाता है। कितनी वोल्टेज देता है स्टार्टिंग के अंदर ये? हाँ, स्टार्टिंग समय में कितनी वोल्टेज जरूरी होती है? 400 से 500 वोल्ट की जरूरत होती है स्टार्टिंग समय में इस लैंप को ऑन होने के लिए। तो स्टार्टिंग में कितनी वोल्टेज देता है? 400 से 500 वोल्ट। स्टार्टिंग समय में ये 400 से 500 वोल्ट देता है। ठीक है, फिर लिखो, लाइन छोड़ के लिखना है आपको, हर एक पॉइंट लिखवाता हूं अलग से मैं, लिखोगे। इसके पश्चात चौक धारा नियंत्रण का कार्य करता है। इसके पश्चात यह धारा नियंत्रण का कार्य करता है। इसके पश्चात यह धारा नियंत्रण का कार्य करता है। और वोल्टता अब कितनी रह जाती है? 110 वोल्ट। ट्यूबलाइट पूर्ण प्रकाशित होने के बाद उसकी वोल्टेज कितनी रह जाती है? 110 वोल्ट। इसके पश्चात यह धारा नियंत्रण का कार्य करता है और वोल्टता 110 वोल्ट रह जाती है। और वोल्टता 110 वोल्ट रह जाती है। फिर लिखो, इसकी रेटिंग वाट में ली जाती है। इसकी रेटिंग वाट में ली जाती है। वाट में ली जाती है, जो 20 से 40 वाट के उपयोग किए जाते हैं। जो 20 से 40 वाट के उपयोग किए जाते हैं। 20 से 40 वाट के यूज किए जाएंगे। फिर लिखोगे स्टार्टर लिखोगे। स्टार्टर में लिखो, स्टार्टर लिखूंगा यहां पर, लिखो स्टार्टर में लिखो, यह एक स्विचिंग युक्ति होती है। स्टार्टर मतलब स्टार्ट करने वाला। यह एक स्विचिंग समझते हो? ऑन ऑफ कराने वाली स्विचिंग युक्ति होती है, जो
फ्लोरोसेंट ट्यूब के लिए, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब के लिए स्पंदित वोल्टता उत्पन्न करती है, पल्स, मतलब ये दो पल्स ही तो होते हैं अपने पास, ये एक पल्स मिला, हाँ वो पल्स बोलते हैं, ठीक है। स्पंदित यानी पल्स, वोल्टता उत्पन्न करता है जो 1 मिनट में 25 से 30 बार, जो 1 मिनट में 25 से 30 बार ऑन ऑफ होता है, 25 से 30 बार ऑन ऑफ होता है। यूं इस प्रकार से द्विधात्विक पत्ती होती है, इसके अंदर ये 2 पिनें होती हैं और यहां पर कैपेसिटर लगाया जाता है। देखा हुआ आपका, ये ट्यूबलाइट के अंदर लग जाता है, यूं ऊपर से ऐसे बना होता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी गैस बताई थी मैंने कल? हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस। और इसका प्रकाश जो होता है वो कैसा होता है? बैंगनी रंग का। कैसा होता है? बैंगनी रंग। अगर बैंगनी रंग आए तो ठीक है, नहीं कई बार आ जाता है हल्का नीला। क्या आ जाता है? हल्का नीला प्रकाश होता है इसका, ठीक है। जब ये प्रकाशित होता है तो आप देखना हल्के से बैंगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न करेगा, हल्का नीला या गुलाबी, हल्का नीला या गुलाबी रंग होता है इसका। कभी भी देख लेना, आपको ऑप्शन में हमेशा क्या मिलेगा? हीलियम गैस या फिर कौन सा रंग मिलेगा? बैंगनी रंग। ये जो पत्तियां दिख रही है आपको, 2 पत्तियां दिख रही है ना, ये है द्विधात्विक पत्तियां। ये कौन सी है? द्विधात्विक। द्विधात्विक पत्तियां। अच्छा, द्विधात्विक पत्ती का मतलब समझते हो सारे? द्विधात्विक पत्ती का मतलब हो गया 2 अलग अलग धातुओं की है, 2 अलग अलग धातुओं की है। एक ये पत्ती है और दूसरी ये पत्ती है। अलग धातुओं की इसलिए लेते हैं कि दोनों पर टेम्परेचर का जो प्रभाव है वो क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। क्योंकि एक पत्ती में अगर प्रसार आता है, एक्सपेंशन आता है, तो दूसरी में नहीं आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? यानी दोनों पत्तियां एक साथ नहीं मुड़नी चाहिए, एक कांस्टेंट रहकर दूसरी पत्ती क्या करनी चाहिए? मुड़नी चाहिए। यानी कि ये जो पत्ती है ये अपने पास में क्या रहती है? मूव करती है, और ये वाली क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। समझ में आ गई बात? ये द्विधात्विक पत्ती का मतलब ये होता है, एक पत्ती जो होती है उसका प्रसार गुणांक क्या होता है? लो होता है, और एक का जो प्रसार गुणांक है वो क्या हो जाता है? ज्यादा। प्रसार गुणांक का मतलब होता है जब उसको गर्म किया जाता है तो वो फ्लेक्सिबल बन जाए। क्या बन जाए? फ्लेक्सिबल। जैसे लोहा पिघला देते हैं ना अपने, उसको गर्म करते हैं तो वो फ्लेक्सिबल बन जाता है, ठीक है। जब उसको आसानी से आप तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो गर्म करके, ठंडा करने के बाद मुड़ जाता है क्या? वो नहीं मुड़ता, ठीक है। आप लोग एल्यूमिनियम प्रसार गुणांक होता ही नहीं है, उसको गर्म करोगे तो वो टूट ही जाता है, पिघल जाता है, ऐसे राख की तरह बन जाता है गर्म करने के बाद में, ठीक है। और फास्फोरस ब्रोंज का प्रसार गुणांक बहुत उच्च होता है, और इसलिए उसको किस में यूज करते हैं? अपने स्लिप रिंग के अंदर यूज करते हैं। कॉपर का प्रसार गुणांक निम्न होता है, इसलिए नहीं यूज करते उसको बायोमेटेलिक स्ट्रिप के अंदर, ठीक है। तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो होती है ये 2 धातुओं की बनी होती है, जिसमें से एक धातु का प्रसार गुणांक निम्न होता है और दूसरी का उच्च होता है, ठीक है। स्टार्टर का जो काम हो गया वो क्या हो गया? स्पंद या पल्सेटिंग सप्लाई देना। क्या देना? पल्सेटिंग सप्लाई उत्पन्न करना। किसके लिए? ट्यूब के लिए। किसके लिए? ट्यूब के लिए। और ये 2 इलेक्ट्रोडों के साथ किस में लगता है? सीरीज में लगता है। 2 इलेक्ट्रोडों के साथ जुड़ता है ये सीरीज में। ये इसके टर्मिनल होते हैं T1 और T2, ठीक है। आज के टाइम में ना इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट आती है। कौन सी आती है? इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट में ये नहीं लगा होता, ये नहीं लगा होता। 2 प्रकार के होते हैं ये स्टार्टर। पहला तो होता है ग्लो टाइप का। कौन सा होता है? ग्लो प्रकार का, ठीक है। और दूसरा होता है थर्मल प्रकार का, थर्मल टाइप। ग्लो टाइप तो ये वाला हो गया जो अपने घरों में यूज करते हैं आज तक। थर्मल प्रकार का सिद्धांत तो यही है। थर्मल टाइप जो होता है उसका सिद्धांत तो यही है। उसमें क्या करते हैं? बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो होती है, यूं जो द्विधात्विक पत्ती आपके सामने है इस प्रकार से, ये द्विधात्विक पत्ती है। नॉर्मली कंडीशन में तो इसके कॉन्टेक्ट बने ही होते हैं, बने होते हैं नहीं बने होते हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट बने हुए हैं। इसके नीचे क्या करते हैं? एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रेजिस्टेंस। और ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है जो गर्म होने पर ताप उत्पन्न करता है? नाइक्रोम। कौन सा होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम का यूज कहां करते हो आप? हीटर के अंदर। एलिमेंट किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के।
सोल्डर आयरन का बिट किसकी बनी होती है? कॉपर की। और उसका तंतु किसका बना होता है? नाइक्रोम। गीजर नाइक्रोम। विद्युत जो केटली होती है उसका एलिमेंट किसका? नाइक्रोम का। तो जहां भी हीटिंग एलिमेंट की बात आती है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का। इसमें क्या करना है? इनको गर्म करना पड़ता है और उसके लिए इसके साथ में क्या लगा देते हैं? एक रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस गर्म होगा तो ये पत्तियों को भी क्या करेगा? गर्म करेगा। और जब ये पत्तियां गर्म होगी तो इनमें से एक पत्ती क्या कर देगी? परिपथ को तोड़ देगी, प्रसार होगा बार बार। तो ये होता है थर्मल टाइप स्टार्टर और ये होता है ग्लो टाइप स्टार्टर। ये बड़ा जो अपने पास है ना, ये ग्लो टाइप होता है, यानी कि स्टार्टिंग समय में तो ये ठंडा रहेगा, ठीक है, तब इसमें कोई रोशनी नहीं बनेगी। जैसे आप सप्लाई दोगे उधर से ये गर्म हो जाएगा, ठीक है, गर्म होते इसमें क्या बन जाएगी? रोशनी बढ़ने लग जाएगी। कैसे रंग की? बैंगनी कलर का प्रकाश उत्पन्न होगा। और जब ये हट जाएगा या अपना ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी तो ये बैंगनी कलर का प्रकाश क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या आपको ये पता है कि ये बैंगनी कलर का प्रकाश अस्थायी होता है? अस्थायी होता है ना ये, ऐसे तो नहीं जितनी देर ट्यूबलाइट चलती है ये बैंगनी कलर का प्रकाश बना रहता है, बना नहीं रहता, ये अस्थायी होता है इसके बाद में ये, ठीक है, समझ में आ गई बात? ये जब हाई वोल्टेज की स्पंद आती है ना तभी ये प्रकाश बनता है, जब ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है उसके बाद ये प्रकाश क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। समझ में आ गई बात? ये तभी तो कहते हैं चलती हुई ट्यूबलाइट में अगर स्टार्टर को निकाल लिया जाए तो ट्यूबलाइट ऑफ नहीं होती है। ऑफ हो जाती है क्या? नहीं होती है। क्यों ऑफ नहीं होती? क्योंकि ट्यूबलाइट का काम होता है, स्टार्टर का काम होता है सिर्फ स्टार्ट करना, सिर्फ स्टार्ट करना बस। उसके बाद में अगर आपकी ट्यूबलाइट जो ऑन हो गई फिर आप चाहे स्टार्टर को निकाल दो, भले ही वो चलती रहती है। कई लोग करते हैं ऐसे, एक स्टार्टर लेते हैं, 4 ट्यूबलाइट होती है घर में, पहले वाली पे गए लगाया स्टार्ट किया, उसको निकाला, फिर दूसरी वाली पे गए लगाया स्टार्ट किया, तीसरी वाली। एक स्टार्टर से 4 चल रही है ना, फिर 2 3 4 क्यों लेके आए, है ना? तो ऐसा काम हो जाता है। कई बार खराब भी हो जाता है तो उधर वाली का निकाल के इसमें लगा दिया, क्योंकि वो तो चल ही रही है। तो ऐसा चल जाता है, क्योंकि चलती हुई ट्यूबलाइट में स्टार्टर का काम स्टार्टिंग में होता है, नाम से पता चल रहा है। बाद में इसका कोई काम नहीं है, बाद में ये एज एक बस ऐसे समझ लो ओपन सर्किट की तरह पड़ा हुआ है खाली, बस, और कुछ काम नहीं है इसका, ठीक है। पता चल गया अब स्टार्टर के बारे में। तीसरा कंपोनेंट लिखो, फ्लोरोसेंट ट्यूब। कहां जलती रहती है? क्या बात करता है, वो एलईडी होती है, ट्यूबलाइट थोड़ा होती है, वो प्रकाश से लगता है अपने को हल्का, वो जलती जुलती कुछ नहीं है। अगर एक और बात तो मैं आपको इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर ऐसी चीज आपके घर में है कि एलईडी ऑन रहती है स्विच को ऑफ करने के बाद भी, तो आपका जो न्यूट्रल है ना वो अस्थिर है। न्यूट्रल क्या है? अस्थिर है। क्यों अस्थिर है? क्योंकि जब न्यूट्रल आप लोग हमेशा देखते हो जो स्विचेस होते हैं वो किसके साथ में लगाए जाते हैं? फेज के साथ में लगाए जाते हैं। अब फेज तो आपने ऑफ कर दिया, लेकिन आपने न्यूट्रल को ऑफ किया क्या? नहीं किया। अगर इस इफेक्ट को आपको देखना है तो आप घर की मेन सप्लाई को क्या कर दो? ऑफ कर दो, क्योंकि मेन सप्लाई में आइसोलेटर लगा होता है, वो न्यूट्रल को भी ऑफ कर देता है और फेज को भी ऑफ कर देता है। फिर देखना आप ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि न्यूट्रल अस्थिर होता है। इसीलिए आजकल ना, मतलब कि आप जो इक्विपमेंट्स जो होते हैं इनकी अर्थिंग के साथ साथ न्यूट्रल की भी अर्थिंग करनी चाहिए, न्यूट्रल को प्योर बनाने के लिए। फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी घर में, मेरी गारंटी अगर आ जाए तो। तीसरी पॉइंट लिखो, फ्लोरोसेंट ट्यूब। गारंटी मेरी आ जाए तो, क्योंकि अपने आईसीसी में भी प्रॉब्लम हुई थी, सारा कुछ वो ब्लिंकिंग करते थे ना, लास्ट ओरिजिनल वाले प्रोजेक्टर्स बंद हो जाते थे चलते चलते, ब्लिंकिंग करते थे। तो हमने अर्थिंग, मैंने कहा अर्थिंग तो आपको 2 करानी पड़ेगी, डबल अर्थिंग, एक न्यूट्रल के लिए और एक बिल्डिंग के लिए, तब जाके काम चलेगा। चलो लिखो, तीसरा लिखो, फ्लोरोसेंट ट्यूब। यह है कांच की एक बेलनाकार नली होती है, कांच की एक बेलनाकार नली होती है जिसके दोनों ओर कैथोड स्थापित होते हैं, जिसके दोनों ओर कैथोड स्थापित होते हैं। फिर लिखोगे, इनका निर्धारण वाट में तथा लंबाई के आधार पर किया जाता है। इनका निर्धारण वाट में तथा लंबाई के आधार पर किया जाता है। लंबाई के आधार पर किया जाता है, वाट में तथा लंबाई के आधार पर किया जाता है। उसके बाद लिखो, विशेषताएं।
फ्लोरोसेंट लैंप की विशेषताएं हैं वो लिख दो। पहली विशेषता, इनकी दक्षता या इनका प्रकाश कितना होता है, 60 ल्यूमेन प्रति वाट, ये इनका प्रकाश होता है। दूसरी, इनका आयुकाल, आयुकाल होता है 5000 से 7 या 7500 घंटे, 7500 घंटे। और इसके बाद में इसकी जो दक्षता है वो 20% तक घट जाती है, 20% तक क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, 5000 से 7500 घंटे के बाद में इसकी दक्षता जो है वो कितनी घट जाती है, 20%। 3 नंबर पर है इसके अंदर, फिर लिखो आप लोग, दक्षता हो गई, घंटे हो गए, कार्यकाल तो आएगी, आयुकाल को बोलते हैं। टेम्परेचर, तापमान, सामान्य तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पर भी ऑन हो जाती है। कार्यकारी तापमान इसका लिख लो, रेटिंग किस में ली जाती है, वाट में। अधिकतम कितने वाट की होती है, 40 वाट तक, 20 वाट से 40 वाट तक अधिकतम। फिर इनका आकार जो होता है लंबाई के अकॉर्डिंग वो आती है 2 फीट या 4 फीट। ये 4 फीट वाली पूरी 4 फीट की नहीं होती, लगभग कितनी फीट की होती है, 3.5 फीट की हो जाती है। ये इसको लिख सकते हो आप लोग 60 सेंटीमीटर। 30.39 होते हैं ना एक फीट में, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30.39 सेंटीमीटर होते हैं एक फीट के अंदर। पता है क्या ये चीज, एक जो फीट होता है उसमें कितने होते हैं, 30.39 सेंटीमीटर होते हैं एक फीट के अंदर। और इंच कितने होते हैं, 12 इंच। ये तो पता ही है। एक फीट, जो आपने स्टील रूल यूज किया आज तक आईटीआई में, स्टील रूल, स्टील का जो फुट्टा होता है वो, उस पे कितने सेंटीमीटर लिखे होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं ना, 300 mm, वो एक फीट का होता है पूरा। और उसमें इंच कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं, ध्यान रखना उसका। ठीक है, और ये हो जाती है लगभग कितने की, 120 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ये 120 सेंटीमीटर। ये तो ट्यूबलाइट का साइज हो गया। उसके वाले को चौक का आकार, चौक की रेटिंग, चौक की रेटिंग, चौक 20 वाट या 40 वाट, 230 वोल्ट। 20 वाट का भी होता है, 40 वाट का भी होता है, और 230 वोल्ट का होता है। 230 वोल्ट का होता है ये, मतलब रेटिंग तो इसकी होती है। फिर इसी के अंदर लिख देना, इसका जो पावर फैक्टर होता है वो लेगिंग होता है, पश्चगामी। पावर फैक्टर कैसा होता है, लेगिंग होता है, पश्चगामी। ये वो चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। फिर लिखो स्टार्टर, स्टार्टर 230 वोल्ट पर, दो टाइप के, पहला ग्लो प्रकार का। फ्लोरोसेंट ट्यूब के लिए तो ग्लो टाइप यूज करते हैं, ज्यादातर ग्लो प्रकार का यूज करते हैं। और दूसरा हो सकता है थर्मल, थर्मल प्रकार का, दूसरा हो सकता है थर्मल प्रकार का।
कितना पावर फैक्टर होता है उसका? 0.5 से 0.8, लेकिन लिखाया था ना मैंने, उसमें लिख दो चाहे 0.5 से 0.8, 0.5 से 0.5 यानी 0.5 से 0.8 तक होता है पावर फैक्टर। इनकैंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर कितना होता है? इनकैंडिसेंट उदीप्ति लैंपों का यूनिटी पावर फैक्टर होता है। स्टार्टिंग में शुरुआत यहां से की थी अपनों ने। इनकैंडिसेंट लैंप ऐसे लैंप जो एसी डीसी दोनों पर कार्य करते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट जो ट्यूबलाइट होती है वो सिर्फ किस पे काम करती है? एसी पर। सोडियम वेपर लैंप किस पे काम करते हैं? एसी पर। मरकरी आर्गन लैंप किस पे काम करते हैं? एसी पर। और मरकरी आर्गन टंगस्टन एसी डीसी दोनों पर। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। इसके बाद आएगी सीएफएल, वो भी किस पे काम करती है? एसी डीसी दोनों पर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं हैलोजन लैंप। कौन से आते हैं? हैलोजन लैंप, वो भी किस पर काम करते हैं? एसी डीसी दोनों पर, क्योंकि बाइक पे लगे होते हैं वो, ठीक है। फिर आपके सामने आएगी एलईडी। क्या आएगी? एलईडी सिर्फ किस पे काम करती है? डीसी पर। एलईडी तो सिर्फ डीसी पे काम करती है, एसी पे काम ही नहीं करती, क्योंकि एलईडी फॉरवर्ड बायस में चलती है। प्लस चक्कर आएगा तो चलेगी, रिवर्स में नहीं चलेगी, तो इसलिए सिर्फ डीसी पर काम करती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सा लैंप एसी पे काम करता है और कौन सा डीसी पर। जिन लैंपों में चौंक लग जाए, क्या लग जाए? चौंक, ऑब्वियसली किस पे काम करेंगे? एसी पर, वो डीसी पर काम नहीं करेंगे। जिनमें चौंक कैपेसिटर नहीं होता वो किस पे काम करेंगे? एसी डीसी दोनों पर। तो इनकैंडिसेंट लैंप में ना तो चौंक होता है ना ही कैपेसिटर होता है। उसी प्रकार मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप में भी चौंक नहीं होता और कैपेसिटर भी नहीं होता, दोनों सेम होते हैं, सीधा होल्डर में लगा के चल जाते हैं वो लैंप। घर पे लाते हैं ना अपने सजावटी लैंप जो होते हैं मरकरी वाले, तो वो सीधा होल्डर में लगाया ऑन हो जाता है। अब कहेंगे सर जी एलईडी आती है, ये भी तो ऑन हो जाती है होल्डर में लगाते ही। अभी ये एलईडी तो जल्दी है, ट्यूबलाइट एलईडी है सारी, तो इनमें क्या लगा होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स चौंक लगे होते हैं, तब जलती है, ऐसे सीधा नहीं जलती है, ठीक है। फिर आगे लिखो आप लोग, रंग जो मैं बता रहा था वो लिखो, प्रकाशिक रंग या फ्लोरोसेंट पदार्थ। फ्लोरोसेंट पदार्थ, फ्लोरोसेंट पदार्थ कौन कौन से रंग जो उत्पन्न करने हैं वो? पहला है कैल्शियम, कैल्शियम टंगस्टेट, कैल्शियम टंगस्टेट नीला रंग देगा ये अपने को, और इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 4400 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य क्या होती है भाई? तरंग दैर्ध्य क्या होती है? वेवलेंथ इंग्लिश में बोलते हैं इसको, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। वेवलेंथ इंग्लिश में नाम पता चल गया ना, वेव लेंथ। देखो आप लोगों को रात्रि के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा प्रकाश इफेक्टिव दिखाई देता है? रेड कलर का। रेड कलर को दिन में भी देख लो चाहे आप, चाहे रात्रि में भी देख लो, उतना ही दिखाई देगा। व्हाइट कलर का प्रकाश दिन में दिखाई देता है आपको? नहीं दिखाई देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तरंग दैर्ध्य का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक जो कोई भी प्रकाशिक स्रोत है उसके द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली तरंग को आप कितनी दूर तक देख सकते हो, वो उसकी वेवलेंथ होती है। क्या होती है? वेवलेंथ। अब यहां पर अगर रेड कलर आ जाता है तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो जाती है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम लंबाई का मात्रक होता है, एक तरीके से मीटर में मापते हैं। समझ में आ गई बात? ये 10 की घात -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। यहां मैं लिख भी देता हूं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, कैल्शियम टंगस्टेट के बाद में लिखोगे दूसरा मैग्नीशियम टंगस्टेट। मैग्नीशियम टंगस्टेट, मैग्नीशियम टंगस्टेट, और मैग्नीशियम टंगस्टेट देता है नीला सफेद, नीला सफेद प्रकाश, नीला सफेद प्रकाश। मैग्नीशियम टंगस्टेट से तो हमने 12th क्लास में प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं। मैग्नीशियम टंगस्टेट होता है ना, जो इसके दाने आते हैं छोटे छोटे चीनी के जितने जितने, उनको जलाकर हमने ये चीज प्रैक्टिकल किया हुआ है। हमारे 12th में आया था, साइंस के अंदर प्रैक्टिकल आता है इन पर। कॉपर के दानों को, मैग्नीशियम के दानों को जलाकर इनकी रोशनी का पता लगाना भी, कैसे रंग की रोशनी निकलती है। फ्लेम समझते हो? फ्लेम, फ्लेम आग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आग को। तो फ्लेम का रंग कैसा बनता है? तो वो फ्लोरोसेंट पदार्थ है, उसी पे डिपेंड करता है। आपने फास्फोरस का नाम सुना है? सुना है ना? फास्फोरस,
फास्फोरस जो होता है इसका रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा। उदाहरण बताओ मेरे को इसका एक। CRO का नाम सुना है? CRO, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। इसके पर्दे पर क्या लगा होता है? फास्फोरस लगा होता है ना। और इसका पर्दा हरे कलर का होता है, देखना आप, है ना। तो जो भी रोशनी इस पर पड़ती है वो अपने को कैसे रंग की दिखाई देती है? हरे रंग की दिखाई देती है। वो फास्फोरस होता है। तो वो भी फ्लोरोसेंट पदार्थ है। वो भी क्या है? फ्लोरोसेंट पदार्थ है, जो चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात ये? तो आगे तीसरा लिखोगे, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4800 एंगस्ट्रॉम। फिर 3 नंबर पर आता है जिंक सिलिकेट। जिंक सिलिकेट ये आते हैं भाई एग्जाम के अंदर। जिंक सिलिकेट हरा रंग होता है और 5250 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य। 4 नंबर पर आता है जिंक बेरिलियम सिलिकेट। जिंक बेरिलियम सिलिकेट। जिंक बेरिलियम सिलिकेट का रंग होता है पीला सफेद और तरंग दैर्ध्य होती है 5950 एंगस्ट्रॉम। 5 नंबर पर आता है कैडमियम सिलिकेट। तरंग दैर्ध्य चाहिए आपको याद ना हो, लेकिन इनके रंग आपको याद होने चाहिए। कैल्शियम टंगस्टेट, लिख लिए। सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी की होती है? रेड कलर की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है, 7000 एंगस्ट्रॉम। और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी कलर की, वॉयलेट कलर की। आपने प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा हुआ है प्रिज्म से, 10वीं क्लास के अंदर होता है। 7 प्रकार के रंग होते हैं वीबी ग्योर के नाम से, पढ़ते हैं ना अपने साइंस के अंदर। हाँ, वीबी ग्योर के नाम से एक होती है, मतलब शॉर्ट ट्रिक होती है, उससे याद करते हैं अपने इनको। तो उसमें वीबी ग्योर में लास्ट में कौन आता है? आर रेडी तो आता है ना। तो सबसे ज्यादा उसकी होती है। और सबसे ज्यादा जो अपने बोलते हैं ना उसका डिफ्लेक्शन एंगल होता है, वो भी सबसे ज्यादा किसका होता है? वेवलेंथ का, इसी का ही होता है। डिफ्लेक्शन एंगल सबसे ज्यादा रेड का ही होता है, वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा इसकी। और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का। ठीक है, आगे लिखे आप। कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखवा देता हूं मैं, जिन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखो पहला पॉइंट, चलती हुई स्थिति में यदि चलती हुई स्थिति में यदि फ्लोरोसेंट ट्यूब, चलती हुई स्थिति में यदि फ्लोरोसेंट ट्यूब का स्टार्टर निकाल लिया जाए तो यह पूर्ववत रूप से प्रकाशित रहे। पूर्व मतलब पहला, प्रीवियसली। हाँ, पूर्ववत रूप से प्रकाशित रहेगी, पूर्ववत रूप से प्रकाशित रहेगी। तुम्हारा इंग्लिश मीडियम है क्या 10th में? निम्मी तो आनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम की भाषा है ना। तो फिर आप कल वाला टेस्ट देखना एक बार दिया था क्या कल? तो वो ही कह रहा हूं ना, वो भाषा पढ़नी पड़ेगी आपको। इसीलिए मैं बार बार टेस्टों में वही भाषा दे रहा हूं। तूने टेस्ट दिया था कल? अच्छा, कितने बच्चों ने यहां नहीं दिया था टेस्ट? देखो,
पवन दिया था ना तूने टेस्ट कल, तो फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? टेस्ट दिया करो सारे, टेस्ट वाले दिन गायब रहते हैं आधे बच्चे। वो तो शाम वाले बैच वाले बच्चों ने दिया था सारा टेस्ट। लिखो आगे, दूसरा लिखो, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कम करने के लिए, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कम करने के लिए, स्ट्रोबोस्कोपिक लिखूं क्या? स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कम करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब को श्रेणी या समांतर में जोड़ा जाता है, श्रेणी या समांतर में जोड़ा जाता है, श्रेणी या समांतर में जोड़ा जाता है, श्रेणी या समांतर में जोड़ा जाता है। नहीं, कैपेसिटर का यूज भी करते हैं, लेकिन ये अगर कैपेसिटर का यूज तो तब करते हैं ना अपने भी जब आपके पास में कौन सा लैंप हो, मर्करी वेपर लैंप हो, हाई प्रेशर वाला, उसमें कैपेसिटर लगाते हैं। इनमें तो कैपेसिटर होता ही नहीं है, इनमें तो सिर्फ चौक के साथ कैपेसिटर लगा होता है। तब क्या करना पड़ेगा, दो ट्यूबलाइटों को हमने जोड़ रखना। देखो अगर मान लो ये एक ही ट्यूबलाइट होती ना, तो मैं यूं लिखता और आपको यूं दिखाई देता मार्कर। देता क्या दिखाई? नहीं दिखाई देता। घूमती हुई चीजें जो होती है ना स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट में, वो उल्टी घूमती हुई दिखाई देती है आपको। कभी देखना आप घरों में ट्यूबलाइट लगी होती है, पंखे को देखना चलता है, जब वो आपको यूं लगता है पंखा उल्टा घूम रहा है, ऐसे चल तो वो इस डायरेक्शन में रहा होता है और आपको यूं लग रहा है भाई ऐसे, और आप ताड़ी गिन सकते हो उसकी। इतना ज्यादा बहम हो जाता है अपने को, भी ताड़ी गिन लेते हैं अपने को चलते हुए स्थिति में। वो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। इसीलिए तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट के कारण ही तो इनको ट्यूबलाइटों को, जो बड़े होल्स होते हैं जिनमें मूविंग सिस्टम लगे होते हैं, वहां पर इनको डबल डबल ट्यूबलाइटें चलाई जाती है। वरना तो रोटेशन पता ही नहीं चले किस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है या इस तरफ। और सबसे ज्यादा ये इफेक्ट होता है रात्रि में। कब होता है? रात्रि में, क्योंकि रात्रि में प्रकाश ही इनका है, दूसरा तो प्रकाश है नहीं कोई, इसलिए। ठीक है, तो क्या करना है, या तो दो ट्यूब को किस में जोड़ दो, श्रेणी में, या किस में जोड़ दो, समांतर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ट्यूबलाइट किस में जुड़ती है, श्रेणी के अंदर, तो चौक कितना चाहिए होता है आपको? चौक चाहिए होता है आपको एक। समझ में आ गई बात? ये जब श्रेणी में जुड़ी होती है तब आपको एक ही चौक की जरूरत होती है, और जब आपको समांतर में जोड़ना है, किस में जोड़ना है? समांतर में, तो आपको चौक कितने चाहिए? दो चाहिए। समझ में आ गई बात? ये श्रेणी में एक ही चौक से काम चल जाता है, जबकि समांतर में अलग अलग दो चौक चाहिए आपको ट्यूबलाइटों को चलाने के लिए। अगर आपके पास 40-40 वाट के, तो एक 80 वाट का लगाओ, और यहाँ 40-40 वाट के दो चौक लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, फिर आगे लिखो, फ्लोरोसेंट ट्यूब को डीसी पर चलाने हेतु इसमें बदलाव किए जाते हैं। डीसी पर चलाने हेतु इसमें बदलाव किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं। बदलाव क्या क्या करना पड़ेगा? आईटीआई में प्रैक्टिकल किया गया, इस पे आपने किया में प्रैक्टिकल आईटीआई में। फ्लोरोसेंट ट्यूब को डीसी पर चलाने के लिए चौक को रिप्लेस करना है अपने को। क्या करना है? चौक को रिप्लेस, चौक को हटा दो, क्योंकि चौक तो डीसी पर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। पढ़ा ये तो पता ही है, इंडक्टर को अगर डीसी सप्लाई दे दी जाए तो उसमें एक्सल नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? एक्सल। और जब उसमें एक्सएल नहीं बनेगा, प्रतिघात नहीं बनेगा, तो धारा क्या हो जाएगी? अनंत। और चौक क्या हो जाता है? जल जाता है। यही कारण होता है चौक, ट्रांसफार्मर और एसी मशीनें डीसी पर क्या हो जाती हैं? जल जाती हैं। समझ में आ गई बात? है क्योंकि उनमें एक्सल एब्सेंस हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, मतलब बनता नहीं है। ठीक है, ये चीज इसमें है। तो अब अपने को क्या करना है? धारा तो रोकनी है ना अपने को ज्यादा, तो ज्यादा धारा रोकने के लिए अब क्या किया जाएगा कि देखो मैं आपको इफेक्ट बताता हूं। नॉर्मली इफेक्ट क्या होता है आपको पता है? डीसी जो होती है इसका परिमाण, इसका जो परिमाण है वो चेंज नहीं होता, बोलते हैं ना अपने, चेंज नहीं होता। जबकि एसी का जो परिमाण है वो क्या रहता है? चेंज रहता है। अब एसी का परिमाण चेंज रहेगा तो कभी 0 होगी, कभी 200 पर पहुंचेगी, कभी 230 पर पहुंचेगी, तो ट्यूबलाइट ऑन तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए स्पंद बढ़ाने के लिए अपने ने किसका यूज कर लिया? दो चीजों का, एक चौक का यूज कर लिया और एक स्टार्टर का यूज कर लिया। अब डीसी में अपने को सिर्फ स्पंद चाहिए, हाई वोल्टेज नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि डीसी का परिमाण तो रहेगा नो चेंज। 200 चलेगी तो लास्ट तक कितनी चलेगी? 200 ही चलेगी, उसका परिमाण चेंज नहीं होगा।
आगे बात समझ में, ये इसलिए अपने चौक को हटा सकते हैं और चौक के स्थान पर क्या लिया जाएगा, एक रेजिस्टेंस। क्या लिया जाएगा, एक रेजिस्टेंस लिया जाएगा जो उच्च धारा को क्या कर सके, रोक सके। बस इतना ही काम होता है। लिखो आगे, निम्न क्या लिखा है मैंने, परिवर्तन किए जाते हैं। पहला लिखो, चौक के स्थान पर, चौक के स्थान पर, चौक के स्थान पर, चौक के स्थान पर 500 से 750 ओम का, 500 से 750 ओम का, 500 से 750 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। 500 से 750 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, प्रतिरोध जोड़ा जाता है। और फिर नेक्स्ट, स्टार्टर के स्थान पर, स्टार्टर के स्थान पर एक पुश बटन लगाया जाता है। स्टार्टर के स्थान पर एक पुश बटन लगाया जाता है, पुश बटन लगाया जाता है। बेल स्विच कौन सा बटन होता है, पुश बटन ही होता है। पुश करोगे तो ऑन हो जाएगा, छोड़ते ही ऑफ हो जाएगा, ठीक है। पुश बटन लगाया जाता है। तो हमने तो प्रैक्टिकल बेल स्विच से किया था, पुश बटन तो था नहीं, तो बेल स्विच लगा दिया, उसी को दबा दबा के ट्यूबलाइट को ऑन कर दिया। वरना सिंपल सा तार, दो तारे उठा लो और उनको यूं करवाओ, बस कोई दिक्कत नहीं है, स्विच की जरूरत ही नहीं है। दो तारे लेके उनको भी ऐसे बढ़ाएंगे ना बार बार, तो ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है, क्योंकि उसको तो स्पंद चाहिए। एकदम से सप्लाई हटा दो और एकदम से सप्लाई जोड़ दो। अब एक व्यक्ति आता है, दूसरा व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, भी मान लो वो जोर से भाग के आया और उसमें टकराया, लगेगी ना उसको, फिर वो धीरे धीरे आएगा, थोड़ा लगेगी कोई उसको, नहीं लगेगी। तो वही बात होती है बस। अभी इलेक्ट्रॉन्स फुल स्पीड से आ रहे हैं और आपने तार बढ़ाते ही वो स्पीड से स्पंद बनाएगा और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे आगे से, फिर वो हटा देगा तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये चीज अपने पास में कंटिन्यूस इफेक्ट में चलती रहती है। और जब आपकी ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स बनने के बाद में वो अपने आप डिस्चार्ज करते रहते हैं अपने आप, तो उसके बाद से आप हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि दूसरे टर्मिनल से इलेक्ट्रोड बनते रहते हैं, एक ऊपर वाले टर्मिनल हट जाते हैं, नीचे वाले टर्मिनल नहीं हटते, चौक जुड़ा रहता है। ऐसे थोड़ा कि आपने स्टार्टर हटा दिया और चौक भी हट गया, चौक जुड़ा रहता है, ठीक है। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब थी। कुछ लैंप और रहते हैं जिनमें आगे अपने पास आएंगे। फ्लोरोसेंट अपने हो गया कंप्लीट जितना भी था। क्वेश्चन बहुत आते हैं इस फ्लोरोसेंट पर, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है इसकी दक्षता का, इसकी ल्यूमेन का, 60 ल्यूमेन प्रति वाट, 60, 2-3 बार तो डीएमआरसी में आ गया और एक दो पेपरों के अंदर ये लाइनमैन वाले जो पेपर होते हैं इनमें भी रिपीट हुआ था, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन इस पर कॉमन आता है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है इनका आयु काल। एग्जाम्पल बताता हूं, एक पेपर में लाइनमैन में आयु काल कितना लिया उन्होंने, 5000 घंटे। कितना ले लिया, 5000 घंटे। और दूसरे में कितना ले लिया उन्होंने, 6000 घंटे। जिसमें 6000 घंटे था वहां पर 5000, यानी कि यहां पर 6000 मैक्सिमम ऑप्शन था, इसलिए आपको मैंने लिखा है 5000 से 7500 घंटे। और यहां मैक्सिमम ऑप्शन ही कितना था, 5000 था, तो उस अकॉर्डिंग अपने को 5000 लेना पड़ेगा। और अगर 5000 6000 दोनों में से आई सही, तो फिर कौन सी सही करोगे आप, 6000 को सही करोगे, फिर आप समझ में आ गई बात, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होता है, 7500 घंटे। ये क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। फिर चौक के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चौक का काम क्या होता है, स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज का डिफरेंस देना और बाद में वोल्टेज कितनी हो जाती है, 110 वोल्ट, और अंत में धारा को रोकना। ये सारे काम किसके थे, चौक के थे, ठीक है। कुछ लैंप हैं, आप इनको पढ़ना, कल से अपने शुरू करेंगे। पावर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है पावर सिस्टम का। पावर सिस्टम मतलब 4 चरणों में, पहले उत्पादन, फिर ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसका अपने जो घरों में चलती है सप्लाई उसको, ठीक है। मैं बता देता हूं लैंपों के नाम आगे जो हैं। एक है नियोन साइन लैंप। कौन सा है, नियोन साइन लैंप। नियोन साइन लैंप कहां यूज करते हैं पता है सभी को, जो घरों के अंदर इंडिकेटर्स होते हैं, नियोन साइन इंडिकेटर होते हैं, जो आपके फेज टेस्टर होता है, उनमें कौन से लैंप लगे होते हैं, नियोन साइन लैंप। सिंपल सी बात है, नियोन साइन है तो गैस कौन सी भरी हुई है, नियोन गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी हुई है, नियोन गैस भरी हुई है, ठीक है। और इसके साथ में 1000 ओम का क्या जोड़ा जाता है, प्रतिरोध साथ में लगाया जाता है 1000 ओम का, इसको बैकअप देने के लिए, ठीक है। दूसरे उसके बाद आएंगे हेलोजन लैंप। कौन से आएंगे, हेलोजन लैंप। अब आज के बाद आप लोग एक याद रखना, शादियों के अंदर मरकरी बोलते हैं, अपने बोलते हैं ना मरकरी, मरकरी वो मरकरी नहीं होती,
वो कौन होते हैं? हेलोजन्स होते हैं। वो कौन से लैंप होते हैं? हेलोजन लैंप होते हैं। ठीक है, हेलोजन लैंप जो होते हैं वो बाइक में भी यूज किए जाते हैं। कहां पर यूज किए जाते हैं? बाइक के अंदर। बाइक की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा लैंप होता है? हेलोजन लैंप होता है। ठीक है, फिर 3 नंबर पर आता है CFL। कौन सा आता है? CFL। इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL। CFL आती है 5 वाट की, 10 वाट की, 12 वाट की, 15 वाट की, ऐसे करते करते लास्ट कितने वाट तक आ जाती है? 80 वाट लास्ट आ जाती है 200 वाट तक की। यानी ये CFL जो होती है ये ट्यूबलाइट का ही क्या है? छोटा रूप है, जिसको होल्डिंग युक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्डिंग, जो होल्डर में लगती है। ठीक है, और ये कम से कम कितने वाट की आती है? 5 वाट की। ठीक है, 3 वाट की भी आती है भाई, है ना, LED आती है ना, जितने वाट की वो 3 वाट की, 5 वाट की, और मैक्सिमम कितने वाट तक की आ जाती है? 200 वाट तक की। और लेकिन ट्यूबलाइट देखो कितने वाट तक की आती थी? मैक्सिमम 40 वाट तक की। ठीक है, तो CFL उससे ज्यादा, CFL जो है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब से ज्यादा इसका लाइफ टाइम होता है, आयु काल भी ज्यादा है, दक्षता भी ज्यादा है, और AC/DC दोनों पे चल जाती है। सबसे अच्छी बात तो ये है ना इसकी। ठीक है, उसके बाद में आएंगे अपने पास में LED मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, उसका एक कारण है, क्योंकि LED आपको तब समझ में आएगी जब आपको डायोड समझ में आएंगे। क्या समझ में आएंगे? डायोड। तो डायोड में ये अपने क्या पढ़ेंगे? LED पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर पर आ जाती है प्रकाश के जो LED होते हैं, लैंप होते हैं, इनको जैसे मैंने बोल दिया कि 2 वोल्ट के 50 लैंप 230 वोल्ट पर जोड़ने हैं, तो कैसे जोड़ना पड़ेगा अपने को? कितने लैंप जोड़ने पड़ेंगे? ठीक है, वो अपने ये आज ही बता दूं, बड़ा टाइम। एक क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको करवाता हूं। ये लिख दो, एक क्वेश्चन लिख दो। 6 वोल्ट 6 वोल्ट के कितने लैंप 6 वोल्ट के कितने लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति पर जोड़े जा सकते हैं? 6 वोल्ट के कितने लैंप, चाहे वो लैंप है चाहे LED है, 240 वोल्ट पर जोड़े जा सकते हैं? 240 पर जोड़े जा सकते हैं। अब ये बात हो गई कि 240 रुपए 6 के हिसाब से कितने बांट सकते हो? कितने में बांट सकते हो? 40। गलत। मुझे पता था 40 बोलोगे, गलत। अब सुनो, आपको निकालनी है लैंपों की संख्या। क्या निकालनी है? लैंपों की संख्या। और लैंपों की संख्या निकालनी है, पहले तो कुल वोल्टता। क्या निकालनी है? कुल वोल्टता। कुल वोल्टता बटे में एक लैंप की वोल्टता, एक लैंप की वोल्टता। ठीक है, प्लस में इन सब का कितना परसेंट? 5%। इन सब का कितना परसेंट? 5%। याद रखोगे, कुल वोल्टता पर जुड़ने वाली LED या लैंपों की संख्या से आप 5% अधिक लैंप जोड़ सकते हो। 5% अधिक लैंप जोड़ सकते हो आप। ठीक है, अब देखो कितना आएगा आपके पास में। कुल वोल्टता कितनी थी? 240। एक लैंप की वोल्टता कितनी थी? 6 वोल्ट। फिर प्लस में 240 का कितना परसेंट निकालना है? 6%। यही तो निकालना है, 6% ऐसे निकलता है। नहीं समझ में आया? चलो यहां तक इसको सॉल्व कर दो, इसको 5% ही पढ़े रहने देते हैं अपने एक बार के लिए। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर? कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 40 लैंप आ गए ना। 40 प्लस 40 का कितना परसेंट है? 5%। 40 प्लस 40 का कितना परसेंट है? 5%। 1 0 से 1 0 और 5 दूनी 10 और ये 2, कितने लैंप आ जाएंगे? 42 लैंप आ जाएंगे टोटल। कितने लैंप आ जाएंगे? 42 लैंप। समझ में आ गई बात? ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जो लैंप हैं वो उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग कितने परसेंट हैं? 2 बार 40 नहीं आया। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो 40 नहीं आया यहां पर, 40 नहीं आया। ये मैंने 40 का कितना परसेंट निकाला है? 5% निकाला है। यानी कि टोटल 40 लैंप तो जोड़ ही सकते हो आप, प्लस में इनके 5% और भी जोड़ सकते हो। ये होता है। ठीक है, यानी 5% कितने लैंप हो गए? 2। तो 240 वोल्ट पर आप कितने लैंप जोड़ सकते हो? 42 लैंप जोड़ सकते हो। 40 वाला परसेंट क्या हो जाता है? यहां पर गलत हो जाता है आपका ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 2 तो लैंप चले जाते हैं आगे, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए, और
एक समान प्रकाशित होंगे ये 42 के 42, ऐसे नहीं कि कम जलने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने लैंप लगा सकते हो आप? 42 लैंप लगा सकते हो। और क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल पूछा जाए कि लैंपों की रेटिंग के अकॉर्डिंग एक लड़ी में कितने लैंप अधिक जलाए जा सकते हैं, तो 5% अधिक लैंप लगाए जा सकते हैं। बस इतना ही है आज के लिए। ठीक है, थैंक यू। करवाना है? करवाएं? चलो कल करवाएंगे फिर। तो इनमें है कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखवाना ही है खाली, बस इनके आयु का